करते खबरों की शुरुआत करेंगे। पिथौरागढ़ के प्लेटा में कार हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार सवार कनाली छीना से पिथौरागढ़ आ रहे थे और तभी प्लेटा के पास कार करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। पिता पुत्र भी शामिल हैं इस हादसे में। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों की मदद से 3 शवों को खाई से बाहर निकाला। गहरी खाई होने के कारण शवों को रेस्क्यू करने में खासी दिक्कतें भी हुई। फिलहाल हादसे के कारणों की वजह स्पष्ट नहीं है। आज एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें 3 लोग सवार थे, जिनका सर्च रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन में सवार तीनों ही लोगों की मृत्यु होना अवगत कराया गया है। अगली खबर नैनीताल से, जहां पर आदमखोर बाघ और गुलदार के आतंक से परेशान होकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भीमताल में लोगों ने प्रदर्शन किया। नाराज ग्रामीणों ने हल्द्वानी भवाली हाईवे युवती का शव रखकर जाम लगा दिया और वन विभाग के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की है। नारेबाजी कर लोगों ने वन विभाग से आदमखोर बाघ को मारने की मांग की। बता दें कि पिछले 2 हफ्तों में 2 महिलाओं और 1 लड़की की बाघ के हमले में जान जा चुकी है। इलाके में बाघ के साथ साथ गुलदार का भी आतंक है और लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया है। नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में आदमखोर का आतंक लगातार बना हुआ है और जिसका गुस्सा लोगों का इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस तरफ मैं दिखाऊं कि आपको किस तरीके से कल एक 20 साल की नौजवान लड़की को एक बाघ जो है वो उठा करके ले गया और इस तरीके से लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा है और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हैं और लोगों की एक ही डिमांड है कि इस आदमखोर को से निजात दिलाई जाए पूरे के पूरे इलाके से। हमारे साथ भीमताल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हरीश बिस्सी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की डिमांड आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 12 दिन हो गए और 12 दिन में 3 घटनाएं हो गई। 3 महिलाओं को मार दिया और तीनों महिलाओं को एक ही समय में मारा गया है। शासन प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। एक और हाईकोर्ट का ये बता रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट की अगर पूरी फाइंडिंग आप देखें तो उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप बाघ को न मारें या ट्रेंगुलाइज न करें। उस पर यह कहा गया कि पहले बाघ की पहचान करें, उसके पश्चात उसको वहां से किसी तरह से निस्तारित करने का वो करें। शासन प्रशासन दोनों कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हम तो रात को भी हमने गश्त की है। आपके जो कसाइल जाला में हम लोग रात को गए, लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। लगभग कल 4 बजे से हुई है। किसी भी अधिकारी ने या किसी भी फॉरेस्ट वन विभाग के ना खुद 6 बजे मौके में हम लोग थे। हमने कितने बार प्रशासन से कहा कि आप लोग किसको भेजिए, कोई नहीं आया तो मजबूर बैठा पड़ा और 10 दिन तक बाघ नहीं पकड़ा जाएगा। मैं नीतीश बिष्ट आत्मदाह की धमकी दे रहा हूँ। अगर 10 दिन तक बाघ को नहीं पकड़ेंगे हम चौराहे में आत्मदाह करेंगे। ये लोगों का गुस्सा है और लगातार दिखने मिल रहा है। शैलेंद्र की, न्यूज़ 18 भीमताल। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि ये गंभीर अपराध है। कोर्ट ने निचली अदालत के दाखिल सबूतों के आधार पर भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि आरोपी की उस वक्त मौजूदगी रही और व्हाट्सएप चैट भी आरोपी के खिलाफ है। गवाहियाँ आई हैं और तरह की जो चैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस है, जिस पे उनकी प्रेजेंस उस पर्टिकुलर स्पॉट पर जहां पर अपराध होना कहा गया है, बीन नदी के उस बैराज के उस पॉइंट पर, वहां पर उनकी लोकेशन इस्टेब्लिश हुई है, फॉरेंसिक एविडेंस है। और इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि इस स्टेज पर इसकी जमानत खारिज की जाती है। काशीपुर में बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर 40 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी लूट लिए और दड़ियाल रोड के हनुमान कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। करीब 8 से 10 बदमाश टीचर महिपाल के घर घुस गए और तमंचे की नोक पर घर वालों को बंधक बना लिया। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने घर वालों के साथ मारपीट भी की। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जो मेरा बच्चा था हनी, ये मेरे इसको भी पकड़ लिया और इस तरह वो चाबियां उमियां पूछने लगे, मारपीट के इसके साथ ही मारपीट की थोड़ी, और चाबी भी ले गए। इन्होंने सेफ खोल दी। सेफ में कम से कम 8-10 हजार रुपए नगद थे जो गन्ने के थे, बाकी जेवर था, बाकी जो ज्वेलरी थी। संदीप ने इनके घर में घुसे चोरी की नियत से और उनको सब होता ही अनुमान नहीं था कि वहाँ हो सकते हैं। जब उनको मौके में पा लिए तो उन्होंने, जब इन्होंने उनका विरोध किया तो उन्होंने उनके साथ मारपीट भी करी और जो अलमारी में रखी हुई उनकी जो भी ज्वेलरी और अन्य सामान थे वो उसको लेकर के चले गए।
देहरादून के सिलाकोई में पुलिस पिकेट के पास एक ज्वेलरी शॉप से चोर लाखों की ज्वेलरी चुरा ले गए। सुबह दुकानदार ने जब दुकान का शटर खोला तो चोरी का पता चला है। वहीं पर चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की है। पुलिस को मौके से एक बड़ा और एक छोटा सिलेंडर गैस कटर, सबल और हथौड़ा मिला है। पुलिस के मुताबिक बदमाश सबसे पहले तीसरी फ्लोर के सेक्शन विंडो का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और उसके बाद एक के बाद एक 3 दरवाजे काटकर नीचे दुकान तक पहुंचे। चोरों ने दुकान का पीछे का हिस्सा और रेस्टरूम सबल और हथौड़े से तोड़ा। दुकान और तिजोरियों में गैस कटर से छेदकर ज्वेलरी निकाली। डिस्प्ले काउंटर में रखी ज्वेलरी भी निकाली। पीछे के रास्ते से वहां पर चोर घुसे थे और उसके बाद जो वहां के लॉकर को काटने का प्रयास किया, लेकिन उसमें असफल रहे। तो वहां पर जो उनकी आर्टिफिशियल कुछ ज्वेलरी जो बॉक्स में रहती थी वो, और साथ ही साथ कुछ चांदी का सामान वो वहां से ले जा पाए। हरिद्वार में 2 सांडों की लड़ाई ने लोगों को परेशान करके रख दिया। हरिद्वार के सर्वनानंद घाट के पास 2 सांड घंटों तक लड़ते रहे, जिससे कि सड़क पर आवाजाही बंद हो गई और आसपास के दुकानदार और ठेली वाले ठेली छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। घंटों तक चली सांडों की लड़ाई में नगर निगम को इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई भी कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा सांड आए दिन सड़कों पर इस तरह से लड़ते रहते हैं। कई बार इसकी वजह से बाजार में दुकानदारों का नुकसान भी हो जाता है। मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर सीएम धामी के निर्देश के बाद एक आदेश जारी किया गया है। अब मूल निवास प्रमाण पत्र की जगह पर स्थायी निवास नहीं मांगा जाएगा। कई जगहों पर मूल निवास होने के बाद भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और मूल निवास होने पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मूल निवास का मुद्दा गरमाने जा रहा है। प्रदेश के लोक कलाकारों से लेकर अलग अलग सामाजिक संगठनों ने 24 दिसंबर को देहरादून में महारैली बुलाई है और इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठानो भगत ऐगे, उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगत है। उत्तराखंड में 23 साल बाद एक बार फिर मूल निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा सिर उठाने लगा है। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मूल निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था को खत्म कर साल 2002 में उसकी जगह स्थायी निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था शुरू की गई। इसके तहत जिसके पास भी 15 साल से उत्तराखंड में अपनी स्थायी संपत्ति हो, वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी माना जाएगा। यानी कि उत्तराखंड के मूल निवासी को जो सुविधाएं मिलनी थी, वो अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक को भी मिलेगी। महारैली आयोजित कर रहे लोगों का दावा है कि इसका फायदा उठाते हुए पिछले 23 साल में 40 लाख से ज्यादा बाहरी प्रदेशों के लोग उत्तराखंड के स्थायी निवासी बन चुके हैं, जिससे यहाँ के मूल निवासियों के लिए रोजगार समेत तमाम तरह का संकट खड़ा हो रहा है। राज्य के मूल निवास व्यवस्था समाप्त होने से हमारी पहचान का संकट पैदा हो गया है। आज बाहरी राज्यों के 40 लाख से अधिक लोग यहाँ आकर स्थायी निवासी बन चुके हैं, जिससे हमारे रोजगार, व्यवसाय तथा नई पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है। अवधारणा को लेकर उत्तराखंड को बनाया गया था, उसमें मूल निवास सबसे पहले एक मांग रखी गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। सभी जो हमारे देश के सभी अलग राज्य हैं, उनमें मूल निवास का प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन यहाँ पे इतने सालों में नहीं हुआ है। इसी चीज़ को लेके महारैली का आयोजन किया जा रहा है। तो हम उत्तराखंड की समस्त जनता से अपील करते हैं कि वो 24 तारीख को परेड ग्राउंड में इकट्ठा हों। और मूल निवासी का ये मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी तलवार की धार पर चलने जैसा है। बीजेपी की अंतरिम सरकार में मूल निवास की जगह स्थायी निवासी की व्यवस्था पर काम शुरू हुआ और 2002 में कांग्रेस सरकार में इसे कानूनी रूप भी दे दिया गया। यही कारण है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल सधे हुए शब्दों में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल सही मुद्दा है और सही बात उठा रहे हैं। मूल निवास की बात होनी चाहिए।
हम इस बात को पहले भी कहते थे, क्योंकि उत्तराखंड के मूल निवासी को अगर आज स्थायी निवास का प्रमाण पत्र मिल रहा है तो मैं समझता हूँ यहाँ के जो मूल रूप से निवास करने वाले लोग हैं, जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, ये उनके हितों में कुठाराघात है। उनके कठिनाई ये नहीं कि मूल निवास क्या है, क्योंकि मूल निवास की एक व्यवस्था है, वो तो अपनी जगह कायम है। समस्या ये है कि जो अस्थायी निवास जो बनाए गए प्रमाण पत्र बन रहे हैं, अस्थायी निवास की जो व्यवस्था है उसमें मूल निवास के अधिकार उसको दे दिए गए। समस्या वहाँ है। मूल निवास का तो एक ही मानक है पूरे देश के अंदर और उसका ही पालन होता है, लेकिन जो अस्थायी निवास की हमने व्यवस्था की तो वो सब चीज़ें जो कि मूल निवासियों को लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ हमने अस्थायी निवासियों को दे दिया। झगड़ा इस बात। 24 दिसंबर को देहरादून की परेड ग्राउंड में महारैली बुलाई गई है। इससे जन समर्थन मिला तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मूल निवासी वर्सेस स्थायी निवासी उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा बनकर सियासी दलों के लिए नया संकट खड़ा कर सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मूल निवास के मुद्दे पर यूकेडी भी इस कॉल को समर्थन दे रखी है। यूकेडी का कहना है कि मूल निवास का मुद्दा वोटों की राजनीति के लिए बीजेपी और कांग्रेस का थोपा हुआ मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशनली साफ है, अगर हमारा देश संविधान से चलता है तो 1950 प्रेसिडेंशियल एक्ट के तहत जो जिस राज्य में चिन्हित किए गए थे वो उस राज्य के मूल निवासी माने गए हैं और उसी के तहत वो सारे अधिकार उनको मिलने चाहिए। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और इसके आसपास के जो मैदानी इलाके हैं खास तौर पर, इनमें जो बड़ी वोट की राजनीति के चलते जो बड़ी संख्या बाहरी लोगों की है, उनको लाभ दिलाने के लिए इस तरीके का जो 15 वर्ष का ये बनाया मूल निवास की जगह कानून, उसको लेकर के चल रहा है। देहरादून के शत्रु संपत्ति कबूल हाउस के फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। भूमाफियाओं ने जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर 30 लोगों को जमीन बेच दी थी। बताया जा रहा है कि साल 2000 में शाहिद और साजिदा ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर काबुल हाउस की जमीन की ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा दी थी। आपको बता दें कि करणपुर इलाके में काबुल के राजा याकूब की संपत्ति 1876 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से दी गई थी और बंटवारे के दौरान उनके वारिस पाकिस्तान चले गए थे, जिसके बाद सरकार ने काबुल हाउस को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था। अटॉर्नी बना करके ये करीब 30 लोगों को ये ज़मीन बेची गई, जबकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी महोदय को के यहाँ सुनवाई हेतु आदेश भी जारी किए गए थे। इसके पश्चात भी इनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस संपत्ति को बेचा गया और कब्जा उन लोगों के द्वारा इसमें प्राप्त किया गया। इस संबंध में थाना डालनवाला में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि 419, 420, 467, 468 IPC के अंतर्गत दर्ज किया गया है। कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम तक विश्राम गृहों में सुधारीकरण के काम करवाए थे, लेकिन इन कामों में भारी अनियमितता पाई गई और इस पर अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने 2 हफ्ते में सभी ठेकेदारों से जवाब मांगा। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि स्पष्टीकरण नहीं देने पर एक्शन होगा। जो संस्तुतियां रिपोर्ट हमको सौंपी है उसमें इस बात की पुष्टि हुई थी कि कतिपय स्थानों पर निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। इस क्रम में मंदिर समिति द्वारा जो संबंधित ठेकेदार हैं उनसे निर्माण कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने की और जो सामग्री गुणवत्ता युक्त नहीं है उसको बदलने का निर्देश दिए गए हैं। खबरें आगे भी जा रही हैं, लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला सेवा योजना विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया। रोजगार मेले में जिले भर से आए सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। रुद्रप्रयाग के 2010 में जवाड़ी गांव में बन रहे डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग का काम आज तक पूरा नहीं हुआ। देहरादून में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने को लेकर आ रहे चैलेंजेस पर सेमिनार हुआ, जिसमें पहले दिन उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स ने अपनी बात रखी।
चमोली में ऐतिहासिक सांस्कृतिक मेला बंड विकास मेले का पीपल कोटी में शुरू हो गया। मेले में सांस्कृतिक लोक नृत्य की धूम रही। रुड़की में राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की मांग के साथ एक समान पेंशन और 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग की। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण रोकने और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए नई शुरुआत की गई है। प्राधिकरण के द्वारा फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़े स्थानों पर पार्किंग, बास्केटबॉल और बैडमिंटन के मैदान डेवलप किए जाएंगे। रुड़की में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने दरगाह साबिर पार्क में चादर चढ़ाई। उन्होंने कहा वो अक्सर दरगाह साबिर पार्क में हाजिरी देने आते हैं। उत्तरकाशी के डुंडा और मुखेम रेंज के जंगलों में लगी भीषण आग। 3 दिन से धू-धू करके जल रहे जंगल। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। पौड़ी के सतपुली पुलिस की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय खैरा सैड में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम को रोकने को लेकर जानकारी दी गई। कोटद्वार डिग्री कॉलेज के पास जंगल में बने तालाब में एक वन कर्मी का शव मिलने से इलाके में सनसनी। मृतक की पहचान कालाबड़ निवासी गोपाल सिंह रावत के रूप में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में एसएसबी के ट्रेंड गुरिल्ला से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना है। इस दौरान अलग अलग जिलों से भी गुरिल्ला स्वयंसेवक वर्चुअली जुड़े थे और सीएम मीटिंग में अफसरों को निर्देश देते हुए नजर आए कि गुरिल्लाओं को आजीविका से जोड़ने की कोशिश की जाए और जिन समस्याओं का तुरंत समाधान हो सकता है वो किया जाए। सीएम ने अफसरों से कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, निजी सुरक्षा एजेंसी, होमगार्ड में ट्रेनर, फॉरेस्ट फॉर वॉचर, पुलिस विभाग के ग्राम चौकीदार के साथ साथ कई अन्य जगहों पर गुरिल्ला का लाभ लेने की बात कही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा भी की और बातचीत भी की है। इन दिनों पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की चर्चा है। उत्तराखंड के ग्राम प्रधान डबल इंजन की सरकार से गारंटी की स्कीम में गारंटी चाहते हैं और गारंटी ये कि मनरेगा में मजदूरों को बढ़ी हुई मजदूरी मिले, जो अभी हिमाचल प्रदेश से भी कम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा 100 दिन काम की गारंटी मनरेगा में मिलती है, लेकिन उत्तराखंड में मिल रही कम मजदूरी से काम नहीं चल रहा। बुधवार को मनरेगा की मीटिंग में ग्राम प्रधानों ने यही बात रखी और उत्तराखंड में एक दिन में मिलने वाली 230 रुपए की मजदूरी बढ़ाने की मांग की। ग्राम प्रधान संगठन ने अध्यक्ष से कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें बढ़ी हुई मजदूरी की भी गारंटी मिलनी चाहिए ताकि 10,33,000 जॉब कार्ड वाले मजदूरों का घर बार चल सके। ये सरकार अपनी तरफ से भी कई जगह 50 रुपए, कई जगह एडिशनल 100 रुपए भी बगल और अन्य राज्यों द्वारा दिए जा रहे हैं। तो हमारी राज्य से भी अपेक्षा है कि चूंकि आगामी आने वाले चुनाव भी हैं, तो आपसे निवेदन है कि क्यों ना कुछ अंश जो है राज्य सरकार भी उस मजदूरी में अपना रखे। उत्तराखंड में इस वक्त एक दिन की मजदूरी 230 रुपए है, तो पड़ोसी राज्य हिमाचल में 262 रुपए और उड़ीसा में 352 रुपए। ऐसे में अब सवाल है कि रोजगार गारंटी योजना में क्या बढ़ी मजदूरी की गारंटी मिलेगी? उड़ीसा के अंदर 352 है, किसी स्टेट के अंदर 200 कुछ है। तो हम देख रहे हैं कि उसमें कितनी बजट की आवश्यकता है, उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक मैंने अधिकारियों से कहा है कि उसका एक अब राज्य सरकार कह रही है कि हम इस दिशा में कदम उठाएंगे। भारत सरकार से कहेंगे कि मनरेगा की जो न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार करे, और मुझे नहीं लगता कि इस दिशा में केंद्र की सरकार कोई कार्य करेगी या कोई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में मनरेगा में औसत साल भर में 34 दिन काम मिलता है, यानी साल भर में करीब 1 महीने का काम।
ऐसे में चुनावी मौके पर डबल इंजन से सरकार से बढ़े दाम की गारंटी मनरेगा के मजदूर चाहते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें कोविड के नए वेरिएंट को लेकर समीक्षा की गई और खास तौर पर सतर्क रहने को कहा गया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में अभी कोरोना के 0 केसेस हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और मॉनिटरिंग की जाए। में केस बढ़ रहे हैं, उन राज्यों को हिदायत भी दी है कि वो मॉक ड्रिल करने, लेकिन उत्तराखंड राज्य में भी 0 केस हैं और कल हमने एडवाइजरी भी जारी कर दिया अपने राज्य में। और मैं कह सकता हूं कि ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी की एक अच्छी पहल है कि उन्होंने तुरंत सभी राज्यों को आगाह किया है और ये भी कहा है कि अगर कहीं पैसे की जरूरत होगी तो वो हमसे डिमांड कर सकते हैं और अपने अपने राज्यों में जो है वो मॉक ड्रिल करने की भी तिथि तय कर सकते हैं। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में एक लड़का हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से लड़का बुरी तरीके से झुलस गया और बाद में लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग से घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार को हटाने की अपील की गई, लेकिन बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। देहरादून पुलिस ने 58 किलो गांजे के साथ एक महिला समेत 4 तस्करों को अरेस्ट किया है और सभी आरोपी नशे का सामान मुजफ्फरनगर से खरीद कर ला रहे थे, जिसे आरोपी ऋषिकेश मुनि की रेती रायवाला में छोटे छोटे पुड़िया बनाकर बेच दिया करते थे। दरअसल रायवाला पुलिस चेकिंग के दौरान हरिद्वार की ओर से बिना नंबर की क्रेटा कार आती दिखाई दी, जिसे संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने कार को रोका तो गाड़ी तेजी से भागने की फिराक में नजर आई, जिसे पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया। वाला थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी बिना नंबर की क्रेटा गाड़ी थी नई, जो उसमें एक महिला और 3 पुरुष सवार थे। जब इनको रोक के चेक किया गया तो इसमें 58 किलो जो है गांजा अवैध बरामद हुआ था। इनसे पूछताछ में पता चला तो मुजफ्फरनगर से ये वहां से सप्लाई लेकर, एक आमिर नाम पता चला जो वहां से लेकर आए थे। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। पहाड़ में मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। 23 और 24 दिसंबर को पहाड़ में बर्फबारी की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह आशंका व्यक्त की। 3000 मीटर से ऊपर से इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी जिलों में बारिश की संभावना है। पहाड़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में अगर मौसम बदलता है तो पहाड़ में ठंड और बढ़नी तय है। पिथौरागढ़ के पंचेचुली क्षेत्र में शिकारी सक्रिय हो गए हैं और इस इलाके में कुछ दिनों से लगातार आग लग रही है। असल में ये पंचाचुली उच्च हिमालयी इलाके में मौजूद है, जहां दुर्लभ वन्यजीव रहते हैं, लेकिन इन दिनों ज्यादा ठंड पर ये दुर्लभ वन्यजीव निचले इलाकों की ओर आने लगते हैं। ऐसे में शिकारी आग लगाकर इन्हें मारने की फिराक में रहते हैं। आग लगने की घटनाओं में इजाफा होने के बाद वन विभाग भी एक्टिव है। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर सिलक्यारा टनल में दुर्घटना के 38 दिन बाद काम शुरू हो गया है। सुरंग के टेल पॉइंट बड़कोट से काम शुरू हुआ है। बड़कोट साइड की तरफ से 480 मीटर दूरी पर सुरंग बनाने का काम बाकी है, जबकि जांच रिपोर्ट आने के बाद सिलक्यारा साइड से भी काम जल्द शुरू होगा। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले सिलक्यारा टनल में हुई दुर्घटना के बाद टनल में 41 श्रमिक फंस गए थे, जिनका सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया।